फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने जहां आज प्रेस वार्ता की और साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। आगामी 27 तारीख को धर्म संसद होगी और उसमें सबसे अहम मुद्दा होगा सनातन बोर्ड। और ऐसे में इस मुद्दे पर सभी साधु संत एकजुट नजर आए और साधु संतों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 27 तारीख को धर्म संसद होगी और धर्म संसद में कई अहम मुद्दे होंगे, जिसमें सनातन बोर्ड अहम मुद्दा होगा। और सभी साधु संतों की सहमति से कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बाइलार जिसका तैयार किया है और उसे पेश किया जाएगा और सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जाएगी सरकार से। और क्या और अहम मुद्दे इनमें होंगे, क्या कुछ कहना था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का, आइए दिखाते हैं आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद आप सबका। हमने 27 जनवरी वो 17 सेक्टर में धर्म संसद रखा हुआ है और हमारे पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे संत महात्मा है सभी आ रहे हैं। जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, मठाधीश है, सभी उपस्थित होंगे और सब बैठ करके अपने अपने सुझाव देंगे। सनातन बोर्ड का प्रारूप कैसा हो, सनातन बोर्ड कैसा होगा, उसमें क्या होना चाहिए, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ये सब विषय सोचने के बाद एक प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद हम सनातन बोर्ड की घोषणा करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारे जितने भी इसमें उच्च अधिकारी है, हमारे जो संत महात्मा है, सभी बोर्ड गठन के क्या क्या बाइलाज होगा, क्या नियम होंगे वो बना रहे हैं और 27 की हम घोषणा करेंगे। क्या निर्णय लिया जा सकता है इसमें? देखिए, आपने देखा होगा सनातन बोर्ड की जो डिमांड है, जो मांग अभी से नहीं है, कई सालों से चलती आ रही है। अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। अब हमारी मांग है वक्फ बोर्ड समाप्त हो और सनातन बोर्ड का गठन हो और हम 27 तारीख को सनातन बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। महाकुंभ जो अमृत है, अमृत की जो वर्षा होने वाली है वो 27 जनवरी को सेक्टर 17 में होने जा रही है, जहाँ पे अमृत कलश जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सनातन बोर्ड निकलेगा। महाराज एक आखिरी सवाल है, धर्म संसद के बाद जो प्रारूप तैयार होगा और सरकार को भेजा जाएगा, पूरी बैठक होगी, प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव होने के पश्चात फिर सरकार को भेजा जाएगा और हमने उस दिन मान लिया कि 27 को हमारा जो सनातन बोर्ड है उसका गठन हो जाएगा। सनातन बोर्ड से किसी राजनीतिक दल को नहीं, हमारा प्रयास है सनातन बोर्ड में कोई राजनीति न हो, आध्यात्मिक क्षेत्र वाले लोग उसमें रहे, आध्यात्मिक लोग रहे, ऋषि मुनि रहे, उच्च कोटि के लोग रहे, जो बिल्कुल ऐसे हो कि कहीं छोटे लोगों को शोषण ना हो, कहीं बड़ी मछली छोटे को न खा जाए, ये सब देखते हुए हमें देखना है। और हमारा प्रयास रहेगा जितने भी लोग इसमें रहे अच्छे अच्छे लोग रहे। मतलब बोर्ड की तरह हम सरकारी जमीन नहीं कब्जाएंगे, मतलब बोर्ड की तरह हम मंदिर मस्जिद नहीं कब्जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा हम जितने भी सरकार, जितने भी मंदिर सरकार के पास है वापस चाहिए, तो हमारे मंदिर लोगों ने कब्जा की है वहाँ से किया जाएगा होगी, जो भी हमारी ऋषि परंपरा है उसी को हमारा पूरा कार्य होगा। जहां एक तरफ योगी सरकार गंगा जल महाकुंभ में भेंट कर रही, तो वहीं इस बार अनोखे अंदाज में महापौर गणेश केसरवानी ने गंगा जल की जगह यमुना जल सभी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भेंट किया है और उन्होंने संकल्प लिया है कि अगर दिल्ली में भी सरकार बनती है भाजपा की तो वहां पर भी यमुना को स्वच्छ किया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक यमुना को स्वच्छ किया गया है। और इसी संदेश के साथ उन्होंने यमुना जल लोटे में बांटा है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गंगा जल का आज अविरल प्रवाह हो रहा है, स्वच्छ हो गई है और बहुत ही लोग आह्लादित हैं पवित्र गंगा जल को देख करके। ठीक उसी प्रकार से यह जो त्रिवेणी है, जो संगम है, जमुना जी जो दिल्ली से जब चलती है, पूरी दिल्ली में जमुना जी एक नाले में तब्दील हो जाती है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने यमुना के शुद्धिकरण की अवहेलना किया है और एक प्रकार से दिल्ली सरकार के दिशाहीन प्रबंधन के कारण जमुना जी दिल्ली में पूरी एक नाले में तब्दील हो गई है। तो इस जमुना जल आज हम
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आज यहाँ त्रिवेणी में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, तो मैं जमुना जल उनको अर्पित करके यह आग्रह करूंगा कि वो दिल्ली सरकार उसकी आंख खुले और ताकि हमारी जमुना जी शुद्ध हो। और दिल्ली की जनता से भी मैं कहना चाहता हूं, चूंकि वहां चुनाव भी चल रहे हैं, कि जो गंगा यमुना और देश की सारी नदियों को स्वच्छ, निर्मल और निर्बाध रूप से वो बहे, ऐसे विचार के लोगों को वहां पर सत्ता में लाने का काम करें, ताकि हमारी जमुना जी भी शुद्ध हो सके, अविरल हो सके, निर्मल हो सके और लोगों की भावनाओं का सम्मान हो सके। इसलिए जमुना जल आज हम सभी कैबिनेट मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे भेंट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच है कि नदियां इस देश की प्राणवायु है और इस देश की सारी संस्कृति सभ्यता नदियों के तट से ही प्रारंभ हुई है। अगर नदियां ही यहाँ पर दिशाहीन हो जाएंगी तो स्वाभाविक रूप से भारत की प्राणवायु भी कहीं न कहीं कठिनाई में आएगी। तो दिल्ली की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर की नदियों को शुद्ध करने का काम किया है, आज माँ गंगा का अविरल धारा लोगों को जो है आनंद प्रदान कर रहा है, उसी तरीके से जब वहां दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से वहां भी यमुना जी एक सुंदर आकार लेंगी और जनमानस को आह्लादित करेंगे। देखिए, हम लोग तो हमेशा से चाहा है कि गंगा जमुना दोनों स्वच्छ हो। जमुना जी दिल्ली में जितनी गंदी है, आगे चल के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ने काफी उसको साफ किया है और यहाँ की काफी साफ भी हो गई है प्रयागराज आके। इसी तरह से दिल्ली में भी इसकी सफाई होनी चाहिए। यही हम इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि वहां भी पूरी स्वच्छता से पूरे ठीक ठाक साफ रहे, जिससे कि सब उसका आचमन भी ले सकें। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अरेल स्थित संकुल त्रिवेणी सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक की है। मंत्रिमंडल परिषद की बैठक हुई है और जिसमें उन्होंने बड़ी सौगात प्रयागराज को दी है, जहां प्रयागराज पर यमुना पे एक और ब्रिज बनेगा। साथ ही उन्होंने कई और ज़िलों को भी सौगात दी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने बैठक के दौरान, ऐसे में यहाँ पर 54 मंत्री परिषद के लोग बैठे थे और साथ ही यहाँ बैठक की गई है। बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। यूपी के साथ साथ प्रयागराज को भी सौगात दी है। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद, आइए दिखाते हैं। मित्रों, मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं के साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आप सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है, उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन
यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे
गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहाँ की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहाँ पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं, और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वो नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो मांग हो रही थी, प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेपापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की एक कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहाँ पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बनकर के तैयार हुआ था। आज यहाँ पर उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से, और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। मैं आप सबका एक बार फिर से अपने मंत्री परिषद के सभी साथियों की ओर से
हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज, कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हुए, इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे, और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको, जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे संगम, जहां संगम त्रिवेणी की धारा पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री थे, और साथ ही वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई गई है। गेटी के द्वारा यहां से रवाना हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री भी वहां मौजूद थे। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे, और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सभी ने मिलकर यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई मंत्रिमंडल के लोगों के साथ, आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरें। दारा शाह अजमल में लसौड़े शाह बाबा के नाम से मशहूर शहीद
मर्द शाह बाबा उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस्लामिक माह रजबुल मुजर्रब की 21वीं को माह जहां बाबा की मज़ार पर ज़ायरीनों की आमद रही, तो वहीं अकीदतमंदों ने मज़ार शरीफ पर गुस्ल, संदल व चादर पोशी कर मन्नत व मुरादें मांगी। कव्वालों ने जहां पैगंबर इस्लाम की शान में एक से बढ़कर एक कव्वाली पेश की, वहीं मन कुंतो मौला व इमाम हसन और इमाम हुसैन के वसीले से भी कव्वाली सुनाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आबिद नियाज़ी की ओर से ज़ायरीनों को लंगर वितरित किया गया। मज़ार को आकर्षक झालरों से सजाया गया। देर रात तक कव्वाली को सुनने बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुटे रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।